फ्रेंड्स, मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा से आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार से हो, इसके आधार पर दो तरह की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था और एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो आज हम संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या अर्थ है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या गुण हैं और इसके क्या दोष हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। संघात्मक शासन व्यवस्था हम उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें कि संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। अर्थात जिन राज्यों में संविधान के द्वारा ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन ना कर सके, उसे संघात्मक शासन कहते हैं। अर्थात जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसकी एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन है डॉक्टर गार्नर की। डॉक्टर गार्नर कहते हैं, संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती है। यानी कि केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार दोनों सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती है। तो ये जो सरकारें होती हैं, ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती है। यानी कि डॉक्टर गार्नर कहते हैं कि संघ का अभिप्राय ये है कि केंद्र और स्थानीय सरकार एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन हो, और वो प्रभुत्व शक्ति क्या है? संविधान। और ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती हैं। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संविधान के अधीन है और संविधान द्वारा ही उन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। अब हम देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर जो प्रभुत्व शक्ति है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों में निहित होती है। अर्थात जहां संघात्मक शासन है वहां संप्रभुता जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में संविधान द्वारा ही विभाजित कर दी जाती हैं। तीसरा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन व्यवस्थाएं वाले देशों में चूंकि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है, अतः यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता होती है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। इसका कारण ये है कि जब कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में किसी मुद्दे को लेकर टकराव हो जाता है या
शक्ति विभाजन को लेकर कोई इशू क्रिएट हो जाता है या कभी कोई विवाद क्रिएट हो जाता है शक्ति विभाजन को लेकर, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा दोनों के बीच में संबंध सामान्य बनाने का प्रयास किया जाता है। न्यायपालिका दोनों के बीच में विवादों का समाधान करने का प्रयास करती है। तो यानी कि जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता। जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक तो अपने देश की और दूसरी अपने राज्य की। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम इसके गुणों और दोषों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके गुण देख लेते हैं। सबसे पहला गुण है इसका राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य। देखिए इससे क्या अभिप्राय है, राष्ट्रीय एकता कि जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है उन देशों में राष्ट्रीय एकता भी रहती है बनी हुई और स्थानीय स्वशासन भी रहता है कि चूँकि सभी संघीय इकाइयाँ आपस में यूनाइट है इसलिए एकता बनी रहेगी। और चूँकि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी होती हैं, राज्य सरकारों के पास भी शक्तियाँ होती है, इसलिए स्थानीय स्वशासन का विकास भी संभव होता है। तो जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है उन देशों में राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन दोनों गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति। जो छोटे राज्य होते हैं उन छोटे राज्यों को संघात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा हम शक्तिशाली बना सकते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो छोटे जो देश होते हैं, अगर ये छोटे छोटे देश यूनाइट होकर एक हो जाते हैं, एक संघात्मक व्यवस्था का निर्माण कर लेते हैं, एक संघात्मक राज्य बना लेते हैं, तो इनकी शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे हम अमेरिकी संघ की बात करें कि अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं और यदि ये राज्य अलग अलग रहते तो कभी भी अमेरिका इतना शक्तिशाली नहीं बन पाता जितना कि वो आज है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा हम जो कमजोर राज्य हैं उनको मिलाकर एक शक्तिशाली संघात्मक राज्य का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है मितव्ययता और औद्योगिक विकास। हम मितव्ययता की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि संघात्मक शासन में हम एक तरफ तो एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी तरफ हर अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी सरकारें भी होती हैं। तो जो केंद्र सरकार हैं उस केंद्र सरकार को वो कार्य नहीं करने पड़ते जो कि स्थानीय सरकार करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम इकोनॉमिक दृष्टि से, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से हम बात करें तो जहाँ संघात्मक शासन है वहाँ पर आर्थिक विकास अधिक अच्छा होगा, क्योंकि जो बड़े राज्य होंगे, बड़े राज्यों में ही बड़े उद्योग सरलता से स्थापित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है निरंकुशता की आशंका नहीं। जहाँ एकात्मक शासन है वहाँ पर संपूर्ण शक्तियाँ एक केंद्र सरकार में निहित हो जाती है, इसलिए सरकार के निरंकुश होने का डर रहता है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियाँ अनेक इकाइयों में बटी हुई होती है, इसलिए सरकार के निरंकुश होने की कोई आशंका नहीं होती। नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना। जहाँ संघीय शासन होता है वहाँ के नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास अधिक होता है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र में राज्य सरकार को प्रत्यक्ष रूप से देखने का या राज्य सरकार को करीब से देखने का अनुभव प्राप्त होता है, और जब सरकार से उसका निकट संबंध होता है तो उसकी सरकार में रुचि भी होती है। इसके अलावा प्रांतीय सरकार के कार्यों में भाग लेना प्रत्येक नागरिक के लिए आसान भी होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि। हम देखते हैं कि चूंकि आजकल कई देशों ने
लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को अपनाया है, जिसके कारण वर्तमान समय में सरकार के कार्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं। और सरकार के कार्य बढ़ जाने के कारण केंद्र सरकार, स्पेशली जो केंद्र सरकार हैं, केंद्र सरकार के पास बहुत अधिक कार्यभार बढ़ गया है। लेकिन जो संघात्मक शासन होता है उसमें शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, जिससे कि केंद्र सरकार का कार्यभार हल्का हो जाता है। नेक्स्ट है विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त। जो बड़े राज्य हैं उनके लिए संघात्मक शासन ही सबसे सही रहता है, क्योंकि बड़े राज्यों में भाषा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, हितों की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। तो जब इस तरह की भिन्नता वाले राज्य होते हैं तो एक केंद्र सरकार के लिए इनका प्रबंध करना आसान नहीं होता। इसलिए अगर कोई विभिन्नताओं वाला देश है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें कि स्विट्ज़रलैंड छोटा देश है, लेकिन वहाँ पर भी भाषा, धर्म, जाति को लेकर विभिन्नताएं हैं और इसीलिए स्विट्ज़रलैंड में भी संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। नेक्स्ट है विश्व संघ की ओर एक कदम। छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण करना, हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से एक विश्व संघ की ओर एक कदम है, जहाँ पर कि हम छोटे छोटे देशों को मिलाकर एक विश्व संघ का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था के क्या दोष हैं। तो सबसे पहला दोष आता है आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता, कि चूंकि संघात्मक शासन में वो वैसी एकता नहीं होती जैसी एकता एकात्मक शासन में होती है। इसका कारण ये है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका प्रबंध संघ की इकाइयां करती है और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं। तो दोहरे प्रशासन के कारण कई बार प्रबंध में अनावश्यक देर भी होती है और विशेष रूप से संकटकालीन परिस्थितियों में ये प्रशासन अधिक सक्सेसफुल नहीं होता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निर्बलता। जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है वो देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी दुर्बल सिद्ध हुए हैं। इसका कारण ये है कि उनकी विदेश नीति को लेकर जो संघीय राज्य होते हैं उनमें आपस में मतभेद होते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे दक्षिण अफ्रीकी संघ। नेक्स्ट है इकाइयों द्वारा पृथक होने की आशंका। जहाँ संघात्मक राज्य होते हैं वहाँ हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं कोई इकाई संघ राज्य से अलग नहीं हो जाए, और कई बार जब ऐसा होता है तो देश में गृह युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। जबकि एकात्मक राज्य में चूंकि सारी शक्तियाँ केवल एक के ही पास होती है, एक ही केंद्र सरकार के पास होती है, इसलिए इस तरह की आशंका नहीं रहती। नेक्स्ट है संघ राज्य का संगठन जटिल। अगर हम शासन के संगठन की बात करें तो संघात्मक शासन का संगठन एकात्मक शासन की तुलना में जटिल होता है। इसका कारण ये होता है कि चूंकि संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच में शक्ति विभाजन कर दिया जाता है, तो कई बार दोनों के अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है सीमा विवाद उत्पन्न होने की आशंका। जहाँ संघात्मक शासन है वहाँ संघ की इकाइयों के बीच में विभिन्न प्रकार के सीमा विवाद उत्पन्न होने की आशंका भी बनी रहती है, और इस तरह के सीमा विवाद से राज्यों के संबंध कटुतापूर्ण हो जाते हैं, जो कि देश की एकता के लिए संकट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय संघ में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद, असम नागालैंड सीमा विवाद आदि। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता पर आघात। जहाँ संघात्मक शासन होता है उससे राष्ट्रीय एकता को भी आघात पहुँचता है, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो इकाइयाँ होती है वो देश के हितों से अधिक महत्व अपने प्रादेशिक हितों को देती है। नेक्स्ट है अपव्यय। संघात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि दोहरी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, दोहरे कानून होते हैं, इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में समय और शक्ति का अपव्यय अधिक होता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। एकात्मक शासन में शासन का संपूर्ण उत्तरदायित्व केवल एक केंद्र सरकार पर होता है,
लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए किसी एक सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ये देखा जाता है कि संघीय शासन में प्रशासनिक त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारें एक दूसरे को ही उत्तरदायी ठहराती है, तो ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये हमने संघात्मक शासन व्यवस्था डिस्कस की।